हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ। एंड जो है आज मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री इन सभी सब्जेक्टों के यहाँ पर आपको रिवीजन कराने वाला हूं। तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर देखना। ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, तो क्लास को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि जर्मन सिल्वर में होता है। तो भाई जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर और जिंक, कॉपर, जिंक और निकेल होता है, कॉपर, तांबा, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जर्मन सिल्वर में क्या क्या होगा, तो याद रख लेना, कॉपर, जिंक और साथ में निकेल। तो कॉपर, जिंक और निकेल जो होता है ये जर्मन सिल्वर में होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो ज्यादा अगर पूछ ले कि घनत्व सबसे ज्यादा कब होता है पानी का घनत्व, तो पानी का घनत्व सबसे ज्यादा 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, या 1 डिग्री सेल्सियस पर, या कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखो, जब पानी जो है 4 डिग्री सेल्सियस से जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, तो उसका क्या होता है, तो आयतन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम जो होता है भाई वो बढ़ता है। आयतन, वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जाता है, तो उसका वॉल्यूम, आयतन बढ़ता है। लेकिन जब पानी जो है 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, तो घनत्व जो होता है भाई, वो डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, तो कम होता है। कम होता है। तो पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो घनत्व कम होगा। ध्यान में रख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन देखा जा सकता है। चांदी काली क्यों होती है? तो भाई चांदी काली सिल्वर सल्फाइड के कारण, सिल्वर आयोडाइड के कारण, सिल्वर ब्रोमाइड के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सिल्वर सल्फाइड के कारण तो नहीं भाई। नहीं नहीं, सिल्वर सल्फाइड के कारण ही चांदी काली पूछा है ना, तो चांदी काली जो है ये एक्चुअली सिल्वर सल्फाइड के कारण ही, Ag2S के कारण ही देखा जाता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड के कारण ही चांदी काली होती है। ये आपका एक रिवीजन सेशन है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये सभी। निम्न में मानव निर्मित रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित अगर पूछा जाए, इनमें इनमें से पूछा गया है कि मानव निर्मित कौन सा है, तो सेल्यूलोज है भाई, स्टार्च है, रेयोन है, या फिर डीएनए है। तो देखो, मानव निर्मित सेल्यूलोज तो भाई ये तो नेचुरल हो जाता है, जो नेचुरल है ये वाला, प्राकृतिक है। ठीक है, तो नेचुरल है। सेल्यूलोज क्या है, तो नेचुरल रेशा है। स्टार्च भी एक नेचुरल रेशा है, प्राकृतिक रेशा है। लेकिन रेयोन जो है भाई ये एक मैन मेड है, आर्टिफिशियल रेशा है। तो मानव निर्मित पूछ रखा था आपसे, तो मानव निर्मित ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होने वाला है। डीएनए भी आपका एक क्या है, तो नेचुरल रेशा है, नेचुरल रेशा है, ध्यान में रख लीजिएगा। देखो, जो पॉलीमर्स होते हैं भाई, बहुलक जो होते हैं, बहुलक मेनली दो टाइप के होते हैं। बहुलक कितने टाइप के, तो बहुलक दो टाइप के होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एक तो नेचुरल हो जाता है, नेचुरल जिसे प्राकृतिक कहते हो, और एक होता है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। ठीक है, सिंथेटिक तो सिंथेटिक हो जाता है। नेचुरल में कौन कौन सा आएगा, जैसे कि सेलुलोज आपका नेचुरल रेशा है, सेलुलोज नेचुरल रेशा है। स्टार्च जो है भाई ये भी एक नेचुरल फाइबर है। डीएनए, आरएनए, आरएनए, फेट, ये सभी क्या है, तो ये सभी नेचुरल रेशा है। सिंथेटिक देखा जाए तो सिंथेटिक में याद रख लीजिएगा, जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक एक सिंथेटिक है, रेयोन एक सिंथेटिक है, उसके बाद एक नाइलॉन एक सिंथेटिक है। ये सभी क्या है, तो सिंथेटिक रेशे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये भी देख लेना है। देखो, यहाँ पर एक पॉइंट ये देख लेना। देखो, रेयोन जो है, रेयोन, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेयोन को ही कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, या फिर कृत्रिम रेशम कहा जाता है। कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम रेशम कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं, तो रेयोन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। ये बनाया किससे जाता है, तो लकड़ी के लुगदी से, मतलब लकड़ी का जो पल्प होता है भाई, पल्प से बनाया जाता है, लकड़ी के लुगदी से बनाया जाता है रेयोन। ठीक है, और रेयोन का कपड़ा कब पहना जाता है, तो याद रख लीजिएगा, आपके गर्मी के सीजन में ये जो है रेयोन, आप लोग रेयोन का जो है कपड़ा वो यूज करते हो। और ये जो रेयोन है ये क्या है, तो सिंथेटिक है, मानव निर्मित है, ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। सभी कृत्रिम फाइबर बने होते हैं। तो सभी कृत्रिम फाइबर किसके बने होते हैं, पेट्रोलियम के। तो बिल्कुल एक्चुअली यही जो आंसर होगा ये करेक्ट होगा। सभी जो कृत्रिम फाइबर होते हैं भाई वो पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, आपको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं।
मोमबत्ती का पिघलना, तो बता दो मोमबत्ती का पिघलना क्या है? एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, फिजिकल केमिकल दोनों है भाई, या फिर कोई नहीं है? तो देखो मोमबत्ती का पिघलना पूछ रखा है ना आपसे, तो मोमबत्ती का पिघलना केमिकल नहीं है, मोमबत्ती का पिघलना क्या है? तो भाई एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है मोमबत्ती का पिघलना, क्योंकि एक बार मोमबत्ती पिघलेगा तो फिर आप उसे उस शेप में ला सकते हो, इसलिए जो है मोमबत्ती का पिघलना जो है एक फिजिकल चेंज है, बिकॉज इसका जो है स्टेट फिर से चेंज करा जा सकता है, आप इसके जो इसका जो शेप एंड साइज है वो फिर से चेंज कर सकते हो, इसे फिर से उस फॉर्म में ला सकते हो, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। लेकिन यही आपसे अगर पूछ लेता कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, यहाँ पर पिघलना ना देकर मोमबत्ती का जलना पूछ लेता, जलना, तो जलना आपका क्या हो जाता है? तो भाई ये एक केमिकल चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज क्यों हो जाता? क्योंकि आप फिर उसे इस स्टेट में नहीं ला सकते हो, क्योंकि एक बार अगर मोमबत्ती जल जाएगा भाई, तो फिर आप उसे उसके स्टेट में नहीं ला सकते हो, ठीक है। लेकिन मोमबत्ती जब पिघल जाएगा तो फिर से उसे उस स्टेट में लाया जा सकता है, इसीलिए पिघलना जो है फिजिकल चेंज है, लेकिन जलना जो है एक केमिकल चेंज है। आई होप आप लोगों को मेरा बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो केमिकल चेंज होता है भाई, ये क्या होता है? तो इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। फिर से उसे उस शेप एंड साइज में नहीं लाया जा सकता है, फिर से उसे उस स्टेट में नहीं लाया जा सकता है जिससे वो अभी बदला हो, ठीक है। तो केमिकल चेंज इसीलिए एक इरिवर्सिबल चेंज भी कहलाता है। एंड जहां तक बात करी जाए फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज को ही रिवर्सिबल चेंज भी कहा जाता है, रिवर्सिबल चेंज भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे फिर से उस शेप एंड साइज में लाया जा सकता है, ध्यान में रख लेना है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, तो भाई यूएन का हेडक्वार्टर पूछ रखा है आपसे, तो यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रख लीजिएगा वॉशिंगटन डीसी। तो नहीं भाई, वॉशिंगटन डीसी तो नहीं है। तो एक्चुअली वॉशिंगटन डीसी कहाँ किसका है? तो याद रख लीजिएगा वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी हो जाता है। जनेवा बात करी जाए तो जनेवा जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता है। एंड WTO का भी जनेवा होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी होता है जनेवा ये, ठीक है। बेल्जियम की बात करी जाए तो बेल्जियम जो है नाटो का हो जाता है, NATO नाटो का बेल्जियम हो जाता है। एंड यूनाइटेड नेशन का पूछे तो याद रख लीजिएगा यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क हो जाता है हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। और इस यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी? तो याद रख लेना है आपको 1945 में, 1945 में, ओके। ध्वनि का मात्रक है, तो भाई देख लो, ध्वनि का मात्रक पूछा है ना आपसे, ध्वनि का मात्रक हर्ट्ज हो जाता है, केल्विन हो जाता है, डेसिबल या ओम सेकेंड। तो ध्वनि का मात्रक भाई वो डेसिबल होता है, क्या होता है? तो डेसिबल होता है ध्वनि का मात्रक, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो हर्ट्ज याद रखिए, ध्वनि का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? आवृत्ति, तो हर्ट्ज याद रख लीजिएगा, हर्ट्ज, ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन हो जाता है, टेम्परेचर का केल्विन। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, कोई बदलाव नहीं, घट जाएगा या एक से अधिक। तो गर्म करने पर जो है अर्धचालक होते हैं वही सेमीकंडक्टर होते हैं, उनका जो प्रतिरोध होता है वो घट जाता है। लेकिन अगर यहीं पर बात कर दी जाती कि जो आपके चालक होते हैं, चालक, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कपूर का ठोस से गैस में बदलना दर्शाता है, तो देखो कपूर जब ठोस से गैस में बदलता है तो उसे क्या कहते हो? गलन कहते हो। तो भाई ठोस से गैस में बोला है ना, ठोस से गैस में बोला है, ठीक है। तो गलन कहते हो तो नहीं भाई, संघनन तो नहीं, हिमांक तो नहीं, उर्ध्वपातन कहा जाता है उसे, सब्लिमेशन। जब ठोस का डायरेक्टली गैस में परिवर्तन हो जाए तो उसे सब्लिमेशन, उर्ध्वपातन कहा जाता है। सब्लिमेशन के एग्जाम्पल याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा एक ड्राई आइस जो होता है ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। आयोडीन जो है ये भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा जो मेंथोल होता है ये भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। कैम्फर जो कपूर होता है भाई ये भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। और याद रख लीजिए एमोनियम क्लोराइड जो होता है ये भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, एमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, तो ये भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो जाता है, ओके। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है तो नहीं बदलता है, तो भाई स्पीड नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा, दाब नहीं बदलेगा, एक से अधिक। तो देखो प्रकाश जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा
तो भाई उसका जो है स्पीड तो बदल जाता है, स्पीड हमेशा बदलेगा, लेकिन उसका आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी वो नहीं बदलता है, ठीक है। और जब जब साउंड की भी बात करी जाए कि साउंड भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका भी आवृत्ति नहीं बदलता है, ठीक है, साउंड का भी आवृत्ति नहीं बदलता है। और जो एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट होते हैं उनका भी जो है आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। बाकी बात जो स्पीड होता है भाई वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होता रहता है, स्पीड दोनों में, प्रकाश में भी चेंज होगा एंड साउंड में भी चेंज होगा, ध्यान में रख लीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा सा पूछ रखा है आपसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983, 1993, 1876 या 1967? तो याद रख लीजिएगा 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। और ये जो है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर के अधीन आता है, ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। विटामिन ऊर्जा देता है? हाँ नहीं, कभी देता है कभी नहीं, एक से अधिक। तो देखो याद रख लेना कि विटामिन जो है भाई ये कभी भी ऊर्जा नहीं देता है, ऊर्जा नहीं देता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये देता क्या है, तो ये एक्चुअली जो है रोग से लड़ने की क्षमता देता है, रोग से लड़ने की क्षमता देता है, लड़ने की क्षमता। तो विटामिन जो है लोग से लड़ने की क्षमता देता है, ध्यान में रख लेना है। महासागरीय परपट्टी में होता है, तो महासागरीय परपट्टी में क्या होगा बताओ आप लोग? सिलिका और फेरस, सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, या कोई नहीं? तो महासागरीय परपट्टी में सिलिका और मैग्नीशियम होता है भाई, सिलिका और मैग्नीशियम, जिसे कि शॉर्ट में सीमा भी कहा जाता है, सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्रस्ट होते हैं वो किसका बना होता है, जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो किसका बना होता है? तो याद रख लीजिएगा सिलिका और एल्युमिनियम का, सिलिका और एल्युमिनियम का क्रस्ट जो होता है वो सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है, जिसे कि सियाल भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे कि कोर जो होता है, कोर वो किससे बना होता है, तो याद रखिएगा निकेल और फेरस का। कोर जो होता है वो निकेल और फेरस का बना होता है, जिसे नीफे भी कहते हो, नीफे, नीफे, ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे भाई क्या कि मेंटल किसका बना होता है, मेंटल, तो मेंटल अगर पूछ ले तो मेंटल याद रख लीजिएगा आपका किसका बना होता है, सिलिका और मैग्नीशियम का, सिलिका और मैग्नीशियम का, और इसे ही सीमा कहा जाता है, सीमा, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जुड़ा। देखो संविधान का प्रस्तावना में ये जो तीन शब्द जुड़ा है भाई, ये किससे जुड़ा है? 86वां संविधान संशोधन, 44वां, 42वां, या फिर 102वां? तो 42वां संविधान संशोधन से जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था 1976 में, 1976 में। इससे एक और काम हुआ था, इससे एक काम क्या हुआ था, तो 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, ये भी जरूर ध्यान में रखना है आपको। 86वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था, 11वां मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो भाई 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और इसी से एक बात और याद रख लेना कि आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत ही। आर्टिकल 21A बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, बच्चों के लिए फ्री एडुकेशन, ये भी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही जोड़ा गया था, 2002 के तहत ही जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन से दो बात ध्यान में रखना है, एक तो 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा, और दूसरा आर्टिकल 21A बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात करी गई है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य होता है, सदन का सदस्य नहीं होता है, सदन का सदस्य हो सकता है या नहीं भी, एक से अधिक। तो देखो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का सभापति मेनली होता कौन है भाई, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वही आपके राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति, तो ये सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान में रखना है आपको। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा का जो सभापति होता है वो सदन का सदस्य होता है या नहीं, तो याद रख लेना ये जो है सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का सभापति सदन का सदस्य होता है।
लोकसभा राज्यसभा का जमानत जब्त कब होता है? तो देखो जमानत जब्त कब होगा लोकसभा या राज्यसभा का, यदि वेद मत जो वैलिड वोट है उसका 1/8 प्राप्त नहीं हो, यदि वेद मत का 1/6 प्राप्त नहीं हो, यदि वेद मत का 1/10 प्राप्त नहीं हो, कोई नहीं। तो देखो मेनली जब वेद मत का जो है ना भाई 1/6 प्राप्त नहीं होगा तो किसी भी पार्टी में का जो है लोकसभा या राज्यसभा में जमानत जब्त हो जाता है, यदि वेद मत का 1/6 जो है उसे प्राप्त नहीं होता है तब। भूकंपीय तरंग है PSL, तो वही तीनों के तीनों जो है यहाँ पर भूकंपीय तरंग देखने को मिल रहे हैं PSL। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पृथ्वी पर कौन सा तरंग पहुंचता है, तो सबसे पहले एल वेव्स पहुंचता है सबसे पहले। सबसे पहले पृथ्वी पर कौन सा भूकंपीय तरंग पहुंचता है, तो भाई एल वेव्स पहुंचता है सबसे पहले। अगर पूछा जाए कि भूकंप का स्थान कौन सा है, तो भूकंप जो ओरिजिनेट होता है कहाँ से होता है, तो फोकस से ओरिजिनेट होता है, जिसे भूकंप केंद्र भी कहते हो। भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र, ठीक है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मलेरिया से मस्तिष्क नहीं भाई, यकृत जो है आपका मलेरिया से प्रभावित होता है। और मलेरिया एक मच्छर से होने वाला बीमारी है, और वो भी मच्छर कौन, तो फीमेल। फीमेल तो जानते ही हो कितनी खतरनाक होती है भाई, डेंजरस होती है, तो फीमेल से होने वाला डिजीज है। और फीमेल में कौन सा, तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटोस, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटोस की वजह से जो है आपको मलेरिया डिजीज देखने को मिलता है। और ये एक प्रोटोजोअन बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। और कौन सा प्रोटोजोआ इसके लिए जिम्मेदार है, तो याद रख लीजिएगा प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ इसके लिए जिम्मेदार होता है आपके मलेरिया डिजीज के लिए। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो देखो अनहैप्पी इंडिया अगर आपसे पूछ ले तो अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। तो अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय ने लिखा था, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा था। कांग्रेस अधिवेशन के सबसे कम उम्र और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो देखो सबसे कम उम्र, यानी कि सबसे कम उम्र का मतलब हो गया 35 साल। ठीक है। सबसे लंबे समय तक मतलब कि 6 साल के लिए रहे थे। तो वो कौन से शख्स थे जो कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे कम उम्र तक, कम उम्र में अध्यक्ष रहे थे, तो याद रख लीजिएगा महात्मा गांधी नहीं भाई, महात्मा गांधी तो वो शख्स थे जिन्होंने 1901 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले इन्होंने भाग लिया था 1901 में, पहली बार इन्होंने 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया, 1901 में एकमात्र। ठीक है। वे बेमोश चंद्र बनर्जी नहीं थे भाई, अबुल कलाम आजाद जो हैं सबसे कम उम्र और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और ये कब रहे थे, तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में डॉक्टर अबुल कलाम आजाद रहे थे। और जो ये रामगढ़ है उस टाइम पर तो झारखंड में हुआ करता था, बिहार में हुआ करता था, बट अभी रिसेंट टाइम में ये झारखंड का पार्ट हुआ करता है। क्या होता है, तो उस टाइम पे बिहार था, बट अभी रिसेंट टाइम पर ये झारखंड का एक पार्ट है रामगढ़। ठीक है। सबसे अधिक जनघनत्व किस राज्य का है, जनघनत्व अगर सबसे अधिक पूछ ले किस राज्य का है, तो ध्यान में रख लीजिएगा महाराष्ट्र का नहीं है, केरल का भी नहीं है भाई, यहाँ तो लिटरेसी रेट सबसे हाई है। बिहार का जनघनत्व सबसे ज्यादा हो जाता है। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ का, तो बिहार का जनघनत्व सबसे ज्यादा है, ध्यान में आपको रखते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और यहाँ पर आपका एक रिवीजन सेशन मैंने कंप्लीट कराया है, तो सेशन को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।